Hello everyone, this is Divya Rana, an undergraduate student of IIT-Delhi, and this is a video lecture on the topic Power and Collisions, which is from the chapter number 6, which is Work, Power and Energy from NCERT of class 11th, Physics. So, first of all, we will define that what is power. यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है. Often it is interesting to know not only the work done on an object, but also the rate at which this work is done. यानी कि कई बार हमें सिर्फ वर्क क्या किया है किसी ऑब्जेक्ट पे वही इम्पोर्टेंट नहीं होता है जानना, बल्कि वो किस रेट पे किया गया है वो भी हमें पता करना होता है. रेट हमेशा होता है, रेट का मतलब द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के साथ कितना वर्क किया गया. यानी अगर पर सेकंड में आप कितना वर्क कर रहे हो, दैट इज द रेट ऑफ वर्क. सो पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. यानी कि पावर होता है द टाइम रेट, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम कितना वर्क कर रहे हैं या कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. अब वर्क करना और एनर्जी ट्रांसफर करना आर इक्विवेलेंट थिंग्स, जो कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से देख रखा है. द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स is defined as the ratio of work W to the total time T taken. That is, P average is equals to W upon T. यानी कि जो एवरेज पावर होता है किसी भी फोर्स का, उसे हम डिफाइन करते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन से. ये होता है एवरेज पावर. अब नाउ कम्स फॉर इंस्टेंटेनियस पावर. The instantaneous power is defined as the limiting value of the average power as time interval approaches zero. That is, P is equals to dW by dt. अब किसी भी चीज में अगर इंस्टेंटेनियस आ जाता है, उसका मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे हमें बताना है कि पावर क्या है, दूसरे पॉइंट्स पे पावर अलग हो सकती है. सो हम एवरेज पावर नहीं निकाल सकते. अगर आप टाइम 11 o'clock से 12 o'clock तक का पूरा पावर निकालना चाहते हैं, तो आप एवरेज पावर निकाल देंगे कि एक घंटे में कितने पावर थी. बट अगर आपको 11:20 पे एग्जैक्ट बताना है कितनी पावर थी, तो आपको उस पॉइंट पे ही dw by dt करना होगा. और d हम कब लगाते हैं, जब ये एक इंटीग्रल एलिमेंट जितने छोटे हो जाते हैं. ये इनकी लिमिट जो है वो जीरो को टेंट करती है. सो इसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर. The work dW can done by a force F for a displacement dr is dW is equals to F dot dr. The instantaneous power can also be expressed as P is equals to F dot dr by dt. Therefore, P is equals to F dot V, where V is the instantaneous velocity when the force is F. अब अगर हम अज्यूम करें कि हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारा फोर्स हमने कांस्टेंट लिया है, वरना हम dw को F डॉट dr नहीं लिख सकते हैं. सो हमारा dw हो गया F डॉट dr, एंड फिर हमने P के लिए dw को डिफरेंशिएट किया. सो dw by dt हो गया F डॉट dr by dt. देयरफॉर P is equals to F डॉट V. अब V जो है ये उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी है, ना कि एवरेज वेलोसिटी. Power, like work and energy, is a scalar quantity. Its dimensions are ml square t minus 3. पावर भी वर्क और एनर्जी की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके डायमेंशंस होते हैं ml square t minus 3. माइनस 3 हो गया बिकॉज एनर्जी में -2 होता है एंड एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो जाता है पावर के लिए. सो t minus 3. In the SI, its unit is also called a watt. The watt is joule per second. The unit of power is named after James Watt, one of the innovators of the steam engine in the 18th century. पावर की SI यूनिट वॉट होती है. 1 watt यानी 1 जूल पर सेकेंड.
और ये यूनिट जो है ये जेम्स वॉट के नाम पर बनाई गई है. देयर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर, नेमली द हॉर्स पावर, रिप्रेजेंटेड बाय HP, और 1 HP is equals to 746 watt. पावर की एक और यूनिट है HP, और उसका हमें वैल्यू दिया है 1 HP जो है वो 746 watt होता है. This unit is still used to describe the output of automobiles, motorbikes, etc. इस यूनिट को हम आज भी यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स, मोटर बाइक्स, इन सब का आउटपुट जानने के लिए. We encounter the unit watt when we buy electrical goods such as bulbs, heaters, and refrigerators. A 100-watt bulb, which is on for 10 hours, uses 1 kilowatt hour of energy. ये जो watt unit होती है ये हम electrical goods के लिए यूज करते हैं. जैसे अगर आप बल्ब खरीदते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं 100 वॉट का बल्ब, 50 वॉट्स का बल्ब. हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में वॉट यूनिट का यूज होता है. इन सब की कैपेबिलिटीज को वॉट में मेजर किया जाता है. और एक 100 वॉट बल्ब अगर उसे 10 आवर्स के लिए हम स्विच ऑन रखें तो वो 1 किलोवाट आवर जितनी एनर्जी यूज करता है. ये 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन होती है. It is the power consumed by a 100-watt bulb which is on for 10 hours. अब 1 किलोवाट को हम अगर किलोवाट आवर को हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो वो कैसे था, 100 वॉट तो बल्ब की रेटिंग थी और उसे हमने 10 आवर्स तक यूज किया. अब ये हो गया 1000 वॉट आवर यानी 1 किलोवाट आवर. और फिर हमने इसमें 1 आवर को 3600 सेकेंड्स लिखा तो हमें मिलता है कि 1 किलोवाट आवर is equals to 3.6 into 10 raised to 6 joules. Our electricity bills carry the energy consumption in units of kilowatt hour. Note that kilowatt hour is a unit of energy and not of power. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें हमेशा आप देखिएगा बिजली के यूनिट्स बताते हैं कि इतने यूनिट्स खर्च हुई, इतने यूनिट्स खर्च हुई. तो वो यूनिट्स जो होते हैं वो किलोवाट आवर होते हैं. और किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं. इस बात को ध्यान रखिएगा बिकॉज ये है पावर इनटू टाइम. सो ये एनर्जी का यूनिट है. ये आप यहां से भी देख सकते हैं, इसमें जूल आ रहा है. अब एक सॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं. सो फर्स्ट हम क्वेश्चन को समझेंगे. An elevator can carry a maximum load of 1800 kg, which includes the elevator plus the passengers, and is moving up with a constant speed of 2 meters per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. अब ये क्या कह रहा है, एक एलिवेटर है जो कि मैक्सिमम हमारा 1800 kg जितना वेट कैरी कर सकता है और उसमें एलिवेटर का वेट इंक्लूडेड है. और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ये स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. अब उस एलिवेटर के अपवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है 4000 न्यूटन जितना. तो हमें बतानी है मिनिमम पावर जो कि एलिवेटर के मोटर को डिलीवर करनी पड़ेगी. वॉट्स में भी बतानी है ये पावर और हॉर्स पावर में. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. अब जो एलिवेटर है उस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एक तो mg जो कि टोटल वेट की वजह से है और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि 4000 न्यूटन हमें दिया है. सो ये डाउनवर्ड फोर्स टोटल हो गया 22,000 न्यूटन. सो द मोटर मस्ट अप्लाई इनफ पावर टू सप्लाई दिस फोर्स टू बैलेंस दिस फोर्स. अब इतनी फोर्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा तभी हमारा जो एलिवेटर है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा पाएगा. अब स्पीड हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड और फोर्स भी हमें पता चल गया 22,000 न्यूटन. तो पावर जो होता है हमारा वो होता है F.V
यानी कि 22,000 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 44,000 वॉट, और इसे हम एचपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 59 एचपी. So this much is the power required for the elevator to move up. अब हम आते हैं कोलिजन्स पे. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कोलिजन्स के बारे में. कोलिजन्स जो होते हैं वो एक एवरीडे फिनोमेना है जिसे हम रोज एनकाउंटर करते हैं. अब हम कैसे कोलिजन्स पढ़ेंगे? कंसिडर टू masses m1 and m2. The particle m1 is moving with speed v1I, the subscript I implying initial. We consider m2 to be at rest. No loss of generality is involved in making such a selection. In this situation, the mass m1 collides with the stationary mass m2, and this is depicted in the figure on next page. So, इसका मतलब है हमारे पास दो masses है m1 and m2. m1 जो है वो इनिशियली v1I वेलोसिटी से जा रहा है और हमने मान लिया कि m2 इनिशियली रेस्ट पे है. अब हम इसके अलावा कोई और लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं, हम कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं ले रहे हैं इसमें, बिकॉज अगर हम v1 और v2 कुछ स्पीड्स मानते भी तो हम रिलेटिव लेके भी सोच सकते हैं कि हमने दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी जिसके कारण m2 जो है वो रेस्ट पे आ गया. अब हमने ये रखा है कि m1 जो है वो स्टेशनरी मास m2 से कोलाइड करता है. कुछ ऐसे ये m2 रखा है, यहाँ से m1 आया. अब m1 जो है फाइनली v1f वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में θ1 एंगल पे चला गया और m2 जो है वो v2f वेलोसिटी से θ2 एंगल पे चला गया. अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस को यूज करेंगे. अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स. In all collisions, the total linear momentum is conserved. The initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system. One can argue this as follows. When two objects collide, the mutual impulsive forces acting over the collision time delta t cause a change in their respective momenta. Delta p1 is equals to f12 delta t and delta p2 is equals to f21 delta t. यानी कि हम ये बोलते हैं कि किसी भी टाइप की कोलिजन में टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम. अब इसके हम रीजन ये बताते हैं कि अब सिस्टम पे अगर वन पर f12 फोर्स लगा 2 की वजह से और 2 पर f21 फोर्स लगा 1 की वजह से, तो हम ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन लिख सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से. So F12 is the force exerted on the first particle by the second, and F21 is likewise the force exerted on the second particle by the first particle. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें पता है कि F12 is equals to minus F21. So यहाँ पे हम F21 की जगह minus F12 लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा डेल्टा P1 is equals to minus डेल्टा P2 और डेल्टा P1 plus डेल्टा P2 is equals to 0. यानी कि the total change in momentum, that is del of P1 plus P2 is equals to 0. The total kinetic energy of the system is not necessarily conserved. The impact and deformation during collision may generate heat, and part of the kinetic energy is transformed into forms of energy. अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जरूरी नहीं है कंजर्व रहे, वो शायद हीट या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. A useful way to visualize the deformation during collision is in terms of a compressed spring. If the spring connecting the two masses regains its original shape without loss in energy, then the kinetic energy is equal to the final kinetic energy. But the kinetic energy during the collision time delta t is not constant. Such a collision is called an elastic collision. यानी कि अगर हमारा एक ऐसा कोलिजन हो रहा है जिसमें मास जो है वो अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेता है और इसका मतलब हमारे एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, जैसे इनिशियल एनर्जी थी वैसे फाइनल एनर्जी रहती है,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल रहते हैं, और ऐसे कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। और ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिनमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, यानी on the other hand the deformation may not be relieved and the two bodies could move together after the collision. A collision in which the two particles move together after the collision is called a completely inelastic collision. यानी कि अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है जिसमें वो दोनों पार्टिकल्स साथ में चल रहे हैं कोलिजन के बाद, तो उसे हम completely inelastic collision कहते हैं. The intermediate case where the deformation is partly relieved and some of the initial kinetic energy is lost is more common and is appropriately called an inelastic collision. यानी अगर एक इंटरमीडिएट केस है जिसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है बट ना ही वो दोनों साथ में जा रहे हैं, तो इसके बीच में जो केस आता है उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. अब ये कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ डेरिवेशंस है फॉर्मूलाज के. इसमें हमने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई है. हमने माना है कि m1 मास जो है वो v1i स्पीड से आ रहा है और vf जो है वो उनकी फाइनल स्पीड हो गई है. ये हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए लिख रहे हैं, तो हमने vf निकाल दिया इन टर्म्स में, और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी में टोटल चेंज देखा, लॉस देखा एक तरीके से. सो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो ये सॉल्व करने पे हमें ये लॉस मिलता है. दिस इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इन अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन. अब ये हमने इक्वेशन ली जिसमें कि हमारा कंसिडर इन इलास्टिक कोलिजन है. सो इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा और ये एनर्जी कंजर्वेशन लिखा, और इन इक्वेशंस को हमने यूज करके ये डिराइव किया कि v2f इज इक्वल्स टू v1i प्लस v1f, एंड ऑन सॉल्विंग हमें ये v1f और v2f के फाइनल वैल्यूज ये मिलते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1i और 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2. अब ये हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 के लिए और v1f इज इक्वल्स टू 0 के लिए. सो ये स्पेशल केसेस थे. अब अगर हम कोलिजन इन टू डायमेंशंस देखें तो उसमें हमें कंपोनेंट्स को ब्रेक करना पड़ता है. अगर जैसे उस फिगर में हमने देखा था जो m1 पार्टिकल है वो θ1 डायरेक्शन में चला जाए और m2 θ2 में, तो हमें कोसाइन कंपोनेंट्स जो होंगे वो इनिशियल डायरेक्शन के अलोंग लिए हमने और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए और उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाज 0. और अगर हमारा कोलिजन इलास्टिक है तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दिया. बट अभी भी हम एक इक्वेशन के शॉर्ट रहते हैं. सो हमें 4 अननोन्स हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक ना एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी, और उनमें से एक भी मिल जाए तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा आंसर बता सकते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू.